5 अप्रैल 2011 गर्मियों के दिन थे और इंडिया को लग रहा था कि उनको 21वीं सेंचुरी के महात्मा गांधी मिल गए हैं। किसान बाबूराव अन्ना हजारे मनमोहन सिंह सरकार से लोकपाल बिल की डिमांड में दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। उनकी डिमांड थी कि सरकार एक ऐसी कमेटी बनाए जिस कमेटी में सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हों और सरकार के मेंबर्स हों, और ये कमेटी मिलके एक एंटी करप्शन बिल का ड्राफ्ट रेडी करे और इस बिल को बाद में देश की पार्लियामेंट में पास किया जाए। इस बिल को पास करवाने के लिए जो मूवमेंट चली उसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम दिया गया। इसमें अन्ना हजारे के साथ और भी कुछ बड़े नाम जुड़े, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण। और देखते ही देखते सारे लोग सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और ऑपोजिशन पार्टीज के हीरोज बन गए। और बने भी क्यों नहीं, ये वो टाइम था जब इंडिया में अगर कोई प्रोटेस्ट करता था तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज के फेक आईटी सेल प्रोफाइल्स खालिस्तानी या फिर अर्बन नक्सल डिक्लेयर नहीं करते थे। ये वो टाइम था जब मेन स्ट्रीम मीडिया अगर किसी प्रोटेस्ट को कवर करने जाता था तो वहां पे सबसे कम जानकारी वाले आदमी को पकड़ के उस प्रोटेस्ट को डीरेल करने की कोशिश नहीं करता था। ये वो टाइम था जब अगर किसी प्रोटेस्ट के हक में कोई ऑपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाती थी तो उस प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता था। तो इस प्रोटेस्ट का सक्सेसफुल होना तो लाजमी था। और ये हंगर स्ट्राइक और लोकपाल बिल के लिए प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में अप्रैल के बाद भी चलते रहे। जुलाई, अगस्त और दिसंबर 2011 तक चलते रहे। दिसंबर 2011 में तो जो अन्ना हजारे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, उन्हीं की स्टेज से बीजेपी, टीडीपी, बीजेडी, अकाली दल, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसे अलग अलग पार्टीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने उनके साथ स्टेज शेयर करी। यानी कि देश का एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट एक ही स्टेज पे दिखाई दिए। फाइनली ये बिल 1 जनवरी 2014 को पास हो गया, लेकिन इस बिल को 2016 तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इस लोकपाल बिल के पास होने के बाद जो लोकपाल बनेगा उसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बननी थी उसमें ऑपोजिशन लीडर का होना जरूरी था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2016 तक लोकसभा में किसी भी लीडर को ऑपोजिशन लीडर एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और 2016 में इस बिल को और भी ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया। जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस बिल से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। उनको अपने एसेट्स को डिक्लेयर करने की अब जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट के बच्चे या उसकी पत्नी या उसके पति के पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर डिक्लेयर करते भी हैं तो उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, तो कोई कंप्लेंट करेगा ही कैसे जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि इनके पास बेनामी प्रॉपर्टी है भी कि नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट से फायदा किसका हुआ? अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के सीएम बने। किरण बेदी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनके इलेक्शन तो लड़ी लेकिन हार गई। मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली बने, आजकल जेल में है। कांग्रेस की तो लंका ही लग गई, दिल्ली सरकार से भी बाहर हुए और सेंटर में भी गवर्नमेंट से बाहर चले गए और अभी तक पता नहीं कि कब वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो बीजेपी को हुआ है। बीजेपी ने 2014 में सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाई, वो भी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। लेकिन हमारे पोस्टर बॉय अन्ना हजारे को क्या हुआ? वो कहाँ गए? वो आजकल उस इंटेंसिटी के प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों 2014 के बाद अन्ना हजारे का कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट या कोई भी बड़ा हंगर स्ट्राइक क्यों नहीं देखने को मिला? अब ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद अन्ना हजारे एकदम चुप रहते हैं। अन्ना हजारे बताते हैं कि अगस्त 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेटर्स लिखे थे लोकपाल बिल के रिगार्डिंग, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2015 में बीजेपी के लैंड एक्विजिशन बिल के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनका ट्रेडमार्क हंगर स्ट्राइक दिखाई नहीं देता है। इसके बारे में उनके सपोर्टर्स बताते हैं कि उन्होंने ही उनको मना किया था उनके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए। 2015 में ही एक्स सर्विसमैन 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। वहां पे अन्ना हजारे जाते हैं, वो हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर भी करते हैं लेकिन बाद में उसको भी कैंसिल कर देते हैं। 2016 में जब लोकपाल बिल को गवर्नमेंट डाइल्यूट कर देती है उसके अगेंस्ट वो कोई भी हंगर स्ट्राइक नहीं करते हैं। 2016 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था तो उसके लिए वो नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। 2018 में जब लोकपाल के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की जाती तो उसके अगेंस्ट भी वो हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ये बोल के कैंसिल कर देते हैं कि सरकार ने उनकी डिमांड मान ली है। और अन्ना हजारे टाइम टू टाइम फार्मर्स के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट होता है तो उसमें अन्ना हजारे नजर नहीं आते हैं। 2021 में
उनको बहुत सारे एक्टिविस्ट एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उनसे पूछते हैं कि वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो उसके जवाब में वो बोलते हैं कि वो कोई भी प्रोटेस्ट किसी के कहने पे नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि 2011 और 2014 के बीच में जिस इंटेंसिटी से उन्होंने प्रोटेस्ट्स और हंगर स्ट्राइक्स किए थे, वो 2014 के बाद देखने को नहीं मिले हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसके पीछे उनका एज फैक्टर हो सकता है, या फिर जो उनके साथी उनका साथ छोड़ के चले गए हैं वो हो सकता है। हो सकता है मोदी गवर्नमेंट ने उनकी ज़्यादातर डिमांड टाइम से मान ली हो। ये भी हो सकता है कि अब उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ कंट्रोवर्शियल रीजंस भी हो सकते हैं। अन्ना हजारे के बहुत ही क्लोज रह चुके कुछ लोग उन पे ब्लेम लगाते हैं कि वो बायस्ड हैं, वो आरएसएस या बीजेपी से ड्रिवन है। उनमें से सबसे वोकल हैं राजू पेरुलकर। राजू पेरुलकर एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं। 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे वो अन्ना हजारे के पर्सनल ब्लॉगर थे। यानी कि वो अन्ना हजारे के जो थॉट प्रोसेस था उसको अपने ब्लॉग्स के थ्रू प्रेजेंट करते थे। राजू पेरुलकर अपने 2023 के कुछ रीसेंट इंटरव्यूज में ये बताते हैं कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था उसको लीड करने वाले अन्ना हजारे थे ही नहीं, वो सिर्फ एक पोस्टर बॉय थे। उनको सिर्फ इसलिए आगे रखा गया था क्योंकि उनकी एक इमेज थी प्रोटेस्ट करने वाली। उसके असली लीडर अरविंद केजरीवाल थे। राजू ये भी बोलते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी, उसका जो बैकड्रॉप था, उसके जो मेन पोस्टर्स थे, वो आरएसएस का जो भारत माता के पोस्टर्स हैं उससे काफ़ी मेल खाते थे। जो बाद में बवाल हुआ तो उनको चेंज करके महात्मा गांधी के पोस्टर्स के साथ एक्सचेंज कर दिया गया। राजू ये भी बताते हैं कि उस टाइम पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कुछ मीटिंग्स अरुण जेटली के घर पे भी होती थी। तो राजू पेरुलकर ने तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पूरी मूवमेंट को ही आरएसएस और बीजेपी ड्रिवन मूवमेंट घोषित कर दिया है। तो अन्ना मोहन पे पूरे देश में हाहाकार के अन्ना मोहन अन्ना मोहन। और मेरी बेटी थी घर में, अंदर से मेरा फोन वहां से लेके दौड़ते हुए, बाबा अन्ना का फोन है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। लेकिन एक बात राजू पेरुलकर बिल्कुल सही बोलते हैं कि इस प्रोटेस्ट के बाद इस देश के लोगों का प्रोटेस्ट से यकीन ही उठ गया है। अब देश के लोगों को ये लगता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट होता है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करती है। अब देखिए, इस वीडियो का पर्पस ना तो कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ बोलना है, ना ही बीजेपी के अगेंस्ट, ना ही अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, ना ही अन्ना हजारे के अगेंस्ट। इस वीडियो का पर्पस है सिर्फ इस बात को हाईलाइट करना कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के सिटीजन का एक टॉप मोस्ट राइट होता है और ये डिसेंट का एक बहुत अच्छा फॉर्म होता है, उसको जो डीमोनाइज कर दिया गया है उसको हाईलाइट करना है। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात से बहुत खुश हैं कि हमारे देश में जो ऑपोजिशन है उसकी सिर्फ लोकसभा में 40-45 सीटें ही रह गई हैं। हमारे देश में अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको डीमोनाइज कर दिया जाता है, तो उससे भी लोग खुश होते हैं। अब देखिए, अगर आपको मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाना है तो आप किसी भी पार्टी को वोट करिए, किसी भी पार्टी की कितनी भी सीट्स लेके आइए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना, एक अनबायस्ड मीडिया का होना और डिसेंट का अलग अलग जो फॉर्म है, चाहे वो प्रोटेस्ट के थ्रू है, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू है, चाहे वो मीडिया के थ्रू है, उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के सिटीजन्स नहीं बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।